जी क्लास, आज आपने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया था आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है। यस अच्छा, मैम। ठीक है क्लास। अब ये आपके पास जो है ये केमिकल काइनेटिक्स जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपका ये चैप्टर 1 है। आज जी। हम देखते हैं कि ये बेसिकली आपको का इन पर्टिकुलरली ये चैप्टर जो है ये आपको क्या बता रहा है, या केमिकल काइनेटिक्स जो टर्म है आपके पास इसका क्या मीनिंग है, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं और इसको कैसे केमिकल इक्वेशंस पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आपके पास जो है ये केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि ये क्योंकि आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ फिजिक्स ऑन केमिस्ट्री, यही हमने डिस्कस किया था क्लास। यस मैम। हमने ये कहा था यस मैम। कि ये है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ फिजिक्स ऑन केमिस्ट्री। तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो भी चैप्टर होगा उसमें आप कोई ना कोई फिजिक्स की ब्रांच जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक टर्म आपके पास आ गई है केमिकल काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स। यस मैम। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक्स टर्म्स है आपके पास, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? ठीक है, इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पे आ जाए। बच्चों अजान का वेट कर लें 5 मिनट। यस मैम कर ले वेट। ओके यस मैम कर यस ले। मैम। ओके। एक्चुअली हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, तो अजान की आवाज जो है वो बहुत क्लियर आती है यहाँ पे। हाँ जी, अब प्रेजेंट है सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। अच्छा, ये काइनेटिक्स है आपके पास। तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं मोस्टली उनके अंदर कोई ना कोई एक टर्म जो है वो फिजिक्स की इन्वॉल्व है। तो अब केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास जो टर्म इन्वॉल्व है फिजिक्स की वो है काइनेटिक्स। ठीक है, इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमने कल भी किया था, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में जो है वो बता देती हूँ इसका। अच्छा, काइनेटिक्स आपके पास क्या है? बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच है, और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये आपके पास फिजिक्स में आती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। यस मैम। यस मैम पढ़ी है। मैकेनिक्स जो होती है ना, इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है। ये चीज आपने हमेशा नोट रखनी है कि जहाँ पे भी आपके पास मैकेनिक्स आएगी उसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है। अब ये जो आप मूवमेंट आपके पास होती है, आपको पता है कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक मूवमेंट खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकती। कैसे प्रोड्यूस होती है? मैम जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है यस, यस, एक्सटर्नल। जब कोई फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स है या मूवमेंट है जिसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। और उसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ जब आप चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। अब जब फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उससे मैकेनिक्स भी क्रिएट होती है, यानी उसकी मूवमेंट भी प्रोड्यूस होती है, उससे टार्क भी प्रोड्यूस हो सकता है।
उससे मोशन भी प्रोड्यूस हो सकती है किसी भी मैस के ऊपर। जब किसी भी मैस के ऊपर, ठीक है, फोर्सेस अप्लाई होती हैं, उससे मूवमेंट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उससे मोशन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उससे टार्क्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सारे फोर्सेस के रिजल्ट हैं जब कोई भी फोर्स किसी भी मैस के ऊपर एक्ट करती है। अब ये जो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, उसके जो रिजल्ट्स आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स के बॉडी के ऊपर जो आप रिजल्ट स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास आता है काइनेटिक्स। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और एक और टर्म क्लास आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है क्लासिकल, ठीक है। ये जहां पे क्लासिकल का लफ्ज आए ना, क्लासिकल का लफ्ज फिजिक्स में या आपके पास केमिस्ट्री में, इससे आपने ये याद रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में इन पर्टिकुलर, कि क्लासिकल की टर्म का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। असल में जो न्यूटन है ना, उसने काम किया था 1980 से पहले, ठीक है। तो उससे पहले न्यूटन का जितना भी काम था ना, वो सारा का सारा उसके लॉज पे बेस करता था, और लोगों ने अपने जो काम एक्सप्लेन किए इस दौरान में वो भी इन्हीं लॉज पे बेस करते थे, ठीक है। तो 1980s तक का जितना भी फिजिक्स में काम है वो सारा का सारा आपके पास जो है वो आप कहते हैं कि न्यूटन के लॉज पे बेस करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है ये क्लासिकल वर्क है, ठीक है। 1980s के बाद जो काम है ना, उसको हम जो है वो एक और टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो काम है वो क्लासिकल है, यानी 1980 से पहले का है और न्यूटन के वक्त का है। क्लियर? न्यूटन ने मैकेनिक्स पे ही काम किया, आपने देखा है कि उसने वो लॉज ऑफ मोशन दिए, ठीक है। तो मोशन जो है वो क्योंकि इनडायरेक्टली मैकेनिक्स में ही आती है, ऐसे ही है। यस मैम। तो आप काइनेटिक्स क्लियर होगी क्या चीज है? जी मैम। काइनेटिक्स Yes, आपके ma'am. पास फिजिक्स की ब्रांच है, और फिजिक्स में आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है जो क्या बताती है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके रिजल्ट में मोशन प्रोड्यूस होती है, टार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, और उनके इफेक्ट्स को आप स्टडी करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। क्लियर? ओके मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अब ये तो हमने Yes, सिर्फ ma'am. एक्सप्लेन कर दिया टर्म काइनेटिक्स को, नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है। अब मैम यहाँ पे जो क्लासिकल है, सिर्फ क्लासिकल का मीनिंग लॉ ऑफ न्यूटन के लिए यूज होगा ना? असल में जो क्लासिकल वर्क है ना, मैकेनिक्स में जो क्लासिकल वर्क है वो न्यूटन ने किया था, और क्लासिकल वर्क उस वर्क को कहा जाता है जो 1980 से पहले हुआ है। असल में 1980 से पहले जो वर्क हुआ है ना, वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे हुआ है। मैक्रो ऑब्जेक्ट समझते हैं? बड़े यस ऑब्जेक्ट। मैम। बड़े यस मैम, ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े लार्ज होते हैं। लार्जर ऑब्जेक्ट्स जिनको आप जो है वो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, यानी आपको उनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। लाइट माइक्रोस्कोप नेकेड आई से देख सकते हैं। हाँ जी, जैसे आप कहते हैं कि न्यूटन ने ये कहा था कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो आप उसका की वेलोसिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं या स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो उसने लार्जर बॉडी की बात की है। उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएं तो आप उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो Yes. पार्टिकल है। तो जो न्यूटन है उसके काम की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसने मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे काम किया था, ठीक है। और मैक्रो ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम थी। तो क्लासिकल वर्क ऐसा वर्क है जिसमें मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाए और उन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। और ये दोनों काम ओके मैम। ये दोनों काम जो है वो न्यूटन ने किए थे और 1980 से पहले किए थे, इसलिए उसकी जो मैकेनिक्स है न्यूटन की 1980 से पहले वाली, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ओके मैम। क्लियर? अब क्लासिकल मैकेनिक्स की समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। यस। अब यस मैम। उसके बाद आपके पास आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। अब इसी टर्म को, ये जो फिजिक्स की टर्म है काइनेटिक्स, इसको आपने केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। इन पर्टिकुलरली ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो दो चीजों के साथ डील कर रही है, ठीक है। अब वो दो चीजें कौन सी हैं जिनके साथ केमिकल काइनेटिक्स डील करती है? वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कल जब हमने केमिस्ट्री की बात की तो हमने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर आपके पास चार चीजें हैं जिनको आप डील कर रहे हैं: कंपोजिशन को,
ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर को डील कर रहे हैं आप, उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डील कर रहे हैं और रिएक्शंस को डील कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं कि उस रिएक्शन का रेट स्टडी करते हैं, रेट। ठीक है, और दूसरी चीज जो आप स्टडी करते हैं वो मैकेनिज्म है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल काइनेटिक्स। डेफिनेशन क्लियर हुई है? मैं फर्दर आगे रेट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस मैम। यस हो मैम। गई है मैम। जी, कुछ पूछना क्लियर है? है मैम। ठीक है, अच्छा अब आगे मैं रेट्स को अलग से बता देती हूँ और मैकेनिज्म्स को अलग से बता देती हूँ कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा, रेट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको वही फिजिक्स वाली टर्म्स जो है वो देखनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा ना, साथ साथ में आपके पास फिजिक्स भी होगी। अच्छा, अगर आप जो पहले आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है एफएससी में, उसमें जाएं तो आपको याद होगा, उसमें आप कहते थे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर आप कहते थे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी थे आपके पास। ठीक है, जब आप कहते थे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो आप कहते थे v/t, और जब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था तो आप कहते थे d/t। अब ये जो v/t और d/t है, आपके ख्याल में इन दोनों में से कोई ऐसी चीज जो कॉमन हो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर? टाइम टाइम। टाइम 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। बल्कि वहां पे आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, वेलोसिटी की पढ़ें, स्पीड की पढ़ें, डिस्प्लेसमेंट की पढ़ें, एक्सेलरेशन की पढ़ें, सब में टाइम कॉमन है। ऐसे ही है, यस सब में ही आपने Yes, किसी ma'am. ना किसी वेरिएबल को आपने टाइम पे डिवाइड किया है। ऐसे ही है। यस मैम। मैम। तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो टाइम है ये आपको ये बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी तेजी से चेंज हो रही है। जैसे वहां पे आपको स्पीड की एग्जांपल ये दी हुई है कि अगर कोई भी बॉडी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसे ही कहते हैं। यानी आपकी बाइक जो है वो अगर 1 घंटे में जो है वो 100 किलोमीटर जो है वो कवर करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन अगर वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है तो उसकी स्पीड कम है। ऐसे ही है। यस 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 मैम। मैम। इसका मतलब ये है कि स्पीड को डिस्क्राइब करने का जो आपके पास बेसिक पैरामीटर है वो टाइम है। यस मैम। जितने कम टाइम में आपका वक्त हो जाएगा, काम हो जाएगा ना आपका, वो काम आपका उतना ज्यादा फास्ट है, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपका वो काम उतना ज्यादा स्लो है। स्लो है ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन है इसकी वो भी क्या है आपके पास कि टाइम रेट ऑफ चेंज। दोनों के अंदर आप डेफिनेशन में अगर आप देखें तो दोनों में कॉमन है टाइम रेट ऑफ चेंज। तो रेट जो है वो आपके पास किसी भी वेरिएबल का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, आपके पास रेट जहां पे भी आएगा, रेट का लफ्ज, उसका मतलब ये है कि आप चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक कर रहे हैं। क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी आपने जो है वो स्पीड चेक करनी है या रेट चेक करना है, वो आपके पास केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही है। ठीक है, यस मैम। यस तो जब आप रेट की बात कर रहे हैं तो आपने ये समराइज कर लिया है कि चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो रेट को एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने कहा कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से अगर आप मूव करते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर और आप कहते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो रिएक्शन में हो क्या रहा होता है? पहले तो आप ये देखें कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यही हो रहा होता है। यस यस मैम। अब यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाउ फास्टली रिएक्टेंट्स गोज टू प्रोडक्ट्स, आपके रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उसका रेट है।
ठीक है। अगर आपके रिएक्टेंट्स कम टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके रिएक्शन का रेट ज्यादा है, और अगर आपके रिएक्टेंट्स जो है वो जी मैम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? नहीं, आपने इस चीज को नहीं देखना यहाँ पे, आपने अभी इसकी मैथमेटिक्स को बाद में देखना है। अभी आपने इसका जनरल कॉन्सेप्ट देखना है कि रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जी मैम। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स फौरन से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत कम वक्त लेते हैं। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं कि ये फास्ट रिएक्शन। क्लियर? फास्ट Yes, ma'am. रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम टाइम लेता है, और स्लो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है। समझ आई? रेट ऑफ जी, मैम। रिएक्शन कम होने का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत कम वक्त ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज किया है कि अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं गो टू प्रोडक्ट्स इन लेसर टाइम, ठीक है, इट इज फास्ट और हाई रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में जाने में कम टाइम ले रहे हैं तो ये आपका हाई रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो लॉन्गर टाइम ले रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन के अंदर, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। क्लियर? Okay, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, आपने अपने रिएक्शन की स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्क्राइब करना है कि कितना टाइम ले रहा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब इस बेस पे आपके पास जो जी बोले मैम फिर तो ये इसमें इनवर्स से रिलेशन हो गया ना, वो मैं बता देती हूँ टाइम आगे, मैं आपको आगे बता देती हूँ वो भी। ये ना आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो आप मैथमेटिकली उसको जब देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके मैम। अच्छा, ये आपके पास जो है ना, आपके पास इस बेस पे कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम ले रहा है, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट्स जो है वो माइक्रो सेकंड्स लेते हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। यानी जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, फौरन से सिल्वर क्लोराइड जो है ना उसका प्रेसिपिटेट बन के आपने जिस बीकर के अंदर रिएक्शन किया होता है उसकी बॉटम में बैठ जाता है, और विद इन सेकेंड्स ये रिएक्शन हो जाता है। यानी आपका जो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, ये अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या कर रहे होते हैं, जस्ट सेकंड्स ले रहे होते हैं, कुछ सेकंड्स, बल्कि सेकंड से भी कम टाइम। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो वेरी फास्टली अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, उसने बहुत कम वक्त लिया है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप मैम ये ज्यादातर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ज्यादातर आप रिएक्शन की प्रोग्रेस देखें ना तो ऐसे, हाँ जी, एसिड बेस का रिएक्शन भी फास्ट रिएक्शन। ओके मैम। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, वो भी फास्ट रिएक्शन है। अगर आप सोडियम मेटल को जो है वो वाटर के अंदर जो है वो गिरा देते हैं, और सोडियम मेटल और वाटर का रिएक्शन होता है, उसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है, और ये भी फास्ट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि आप जिस कंटेनर के अंदर करते हैं ना रिएक्शन, वहां पे आपको एक ब्लास्ट जो है वो सुनाई देता है, धमाके से रिएक्शन होता है, साउंड एनर्जी रिलीज करता है। फास्ट रिएक्शन की समझ आ गई? जो कंप्लीशन में लेसर टाइम लेता है। आप अब रिएक्शन को की Yes, प्रोग्रेस, ma'am. हाँ जी, रिएक्शन की प्रोग्रेस को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैम जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होते हैं, हाँ जी, वो किन पे डिपेंड करता है रिएक्शन? जो आपका कैटलिस्ट इन्वॉल्व रिएक्शन है ना, जब कैटलिस्ट आप उस वक्त इन्वॉल्व करते हैं जब आपका रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली स्लो होता है, बाय नेचर वो स्लो है, लेकिन आप उसे फास्ट करना चाहते हैं। यानी वैसे रिएक्शन 3 घंटे में होता है, लेकिन आपको वो रिएक्शन सपोज 15 मिनट्स में चाहिए या 20 मिनट्स में चाहिए, तो आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। आपको पता है कि वो कैसे होता है? उसमें बेसिकली आपके पास ये होता है कि जब 2 रिएक्टेंट्स इकट्ठे पड़े होते हैं ना, वो कभी भी खुद से रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको भी कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं रिएक्ट करने के लिए। ऐसे ही है जैसे अगर आप वाटर को और जो है ना सोडियम मेटल को 1 मीटर के फासले पे रख दें, तो आपको पता है कि वो खुद ब खुद रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उनको क्लोज नहीं लेके आएंगे, बेशक वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते जब तक आप उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते। तो हर दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अब जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसका मतलब है कि उनको रिएक्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, वो फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये इस रिएक्शन Yes. एग्जांपल दी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए ये फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और उनको रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि वहां पे अगर आप उनका रिजल्ट जल्दी लेना चाहते हैं ना, तो आप एक थर्ड स्पीशी एंटर कर देते हैं जो कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि या तो वो रिएक्टेंट में से किसी एक के साथ जो है वो बाइंडिंग कर लेता है, या उसको एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट इकट्ठे हो जाते हैं। पहले अगर वो दूर थे तो वो क्लोज आ जाते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। ठीक है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसी स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपके रिएक्शन की एनर्जी कम हो जाती है। आपको अपनी एफएससी में वो जो रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन का, वो याद है, जिसमें आप अल्कीन के अंदर जो है वो ऐड करते थे यस मैम, निकल। भी निकल ऐड यस करते। मैम, यस। अब उसमें देखें आपके पास जो इथीन जो है वो भी इथीन आपके पास गैस है, ऐसे ही है, यस मैम। और हाइड्रोजन भी गैस है, ऐसे ही है। Yes. अब दो गैसेस को मिला के एक दूसरे के साथ आपके ख्याल में रिएक्ट करना आसान है? नो मैम। गैसेस तो पकड़ी नहीं तो जाती मैम हैं, एक आपके कंट्रोल उनके में लिए नहीं। स्पेशल कंडीशन चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं निकल, जो कि एक मेटल है। ठीक है। अब क्योंकि वो दोनों गैसियस फॉर्म में है ना, तो उनको पकड़ के रिएक्ट करवाना मुश्किल है, इस वजह से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। आप ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट एक मेटल है, वो एक सरफेस है, वो क्या करती है, वो दोनों को पकड़ लेती है। उसके पास दोनों के लिए अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन के लिए भी अल्कीन के लिए। जब वो दोनों को पकड़ लेती है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के सफिशिएंटली क्लोज आ जाते हैं। जब क्लोज आ जाते हैं ना, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब उनका रिएक्शन आसान हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है। तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, और कैटलिस्ट जब आप ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक एक्टिवेशन एनर्जी से भी है। एक्टिवेशन एनर्जी यस मैम। तो हाँ जी, मैम एक फास्ट रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी? फास्ट रिएक्शन में हाँ जी, नहीं फास्ट फास्ट रिएक्शन रिएक्शन में? नहीं, सॉरी, फास्ट रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फास्ट रिएक्शन अपनी ओके मैम। स्पीड से मूव करेगा, कैटलिस्ट आप यूज ही स्लो रिएक्शन के लिए करते हैं। यस मैम, फास्ट में इसके कोई कंडीशन नहीं होती? नहीं फास्ट में तो जैसे ही आपने देखे एसिड और बेस जब एक दूसरे के क्लोज आप ले आएंगे, तो मजीद आपको क्या चीज चाहिए उनका रिएक्शन फास्ट करने के लिए। अगर सोडियम मेटल को पानी में ऐड करने से पहले ही एक धमाके से रिएक्शन हो रहा है, तो आपने और कितना तेज करना है। ओके मैम। समझ आ गई फास्ट रिएक्शन की? यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम। ठीक है। अब जो आपके Yes, पास ma'am. सेकंड कैटेगरी है ना, वो स्लो रिएक्शन है। उसमें आपके पास आती है रस्टिंग, ये जो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, यस मैम। ये एक स्लो रिएक्शन। आपने देखा होगा कभी कि लोहे के ऊपर बड़ी, ऐसे नहीं होता कि आपने जैसे ही लोहे को ओपन एयर में रखा है फौरन से उसको जंग लग जाए, बड़ा टाइम लगता है लोहे को जंग लगने में। ऑब्जर्व किया है कभी? यस। यस मैम। यस मैम, ऐसे ही। रस्टिंग में होता क्या है कि जो मॉइस्चर होता है ना, एयर का मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके ना तो एक कंपाउंड बनाता है फेरिक ऑक्साइड, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड होता है ना, Fe2O3 डॉट सम वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर आपको जंग की शक्ल में या रस्ट की शक्ल में नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो ये बहुत टाइम लेता है, जब आप लोहे को ओपन एयर में रख देते हैं ना, तो ये बहुत टाइम लेता है रस्टिंग, जो है रस्टिंग का प्रोसेस, जंग लगने का अमल। यस मैम। ठीक है Excuse me, मैम। जी जी। मैम मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें एक कंप्लीटली रस्टेड उसके पास वेपन होता है, उसको जब वो रखते हैं उसमें इनक्यूबेटर में हीट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी रस्टिंग ऑलमोस्ट उतर चुकी होती है।
तो मैम ये क्या चीज होती है? ये आपने रियल एक्सपेरिमेंट देखा है या कोई मूवी देखी है? नो मैम, ये रियल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, असल में होता ये है कि जो रस्टिंग का बेसिक फैक्टर होता है ना, रस्टिंग काज होने का, वो मॉइस्चर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आयरन, यस मैम। उसका फार्मूला है आपके पास Fe2O3.2H2O। यस मैम। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो आयरन है ना, आयरन वो तो उस लोहे के अंदर पहले से मौजूद है। दूसरा उसने काम ये किया है कि उसने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लिया। तीसरा उसने काम ये किया है कि एटमॉस्फेयर से उसने मॉइस्चर भी अपने साथ अटैच कर लिया। ऐसे ही है। अब Yes, ma'am. अगर इसका मतलब ये है कि अगर उसको मॉइस्चर ना मिलता, ये जो हम पेंट कर देते हैं लोहे को, वो इसलिए करते हैं कि जो मॉइस्चर है ना वो डायरेक्टली लोहे के ऊपर अटैक ना कर सके। अब पेंट जो है ना वो लोहे और मॉइस्चर के दरमियान जो है वो एक बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, तो पेंट अगर Yes, ma'am. लोहे को कर दें तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि मॉइस्चर जो होता है वो डायरेक्टली आयरन की सरफेस को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, Yes, इसका ma'am. मतलब ये है कि ये एक थ्योरी हो सकती है कि अगर जो है वो मॉइस्चर की वजह से आपकी रस्टिंग का प्रोसेस हुआ है, तो अगर किसी तरह से मॉइस्चर को माइनस कर दिया जाए तो हो सकता है उसको रिवर्स किया जा सके। मैम एक किस्म की रस्टिंग होती है जो ओपन एयर से हो, एक रस्टिंग होती है जो मुसलसल पानी के अंदर जब लोहा पड़ा रहे तब होती है। तो ये सेम कंडीशन है या डिफरेंट है? कंडीशन सेम है। देखें आपके उसके लिए बेसिक जो फैक्टर है ना रस्टिंग के लिए, वो मॉइस्चर है। वो ओपन एयर में भी वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, और पानी के अंदर रख लें तो वहां तो डायरेक्टली वाटर अवेलेबल है। सिर्फ इसका रेट ऑफ रिएक्शन जरा फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, ओके मैम। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, ये आपको रस्टिंग की समझ Yes, आ गई? बोर तो नहीं हो गए? No, ma'am. नो मैम। चलें। पता है, इससे मुझे ना वो एक शेर भी याद आया। वो किसी ने लिखा था कि पानी लोहे पे लगा दर्स भी, जंग भी एक दर्स फना है, पानी है बहुत नर्म मगर जीत रहा है। सुना है कभी वाह आप? वाह क्या था। ठीक है, तो ये रस्टिंग पे शेर है। देखें आपकी केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ शेर भी हैं। अभी आगे आप और पढ़ेंगे ना तो आपको और भी शेर ये मिलेंगे। शायर का नाम है कोई? शायर का नाम केमिस्ट्री नहीं मुझे याद, लेकिन ये शेर उसने रस्टिंग पे लिखा है। मैम एट द एंड ऑफ लेक्चर ये रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर दीजिएगा। वो आधी स्लाइड्स रह गई हैं, लाइट चली गई थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। और अगर आपका ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये कंप्लीट होने तक आप लोगों ने अटेंड करना है। मैं टाइमिंग इंक्रीज कर दूंगी। ओके मैम। Okay, 5-6 ma'am. मिनट और ओके लगेंगे। मैम। ओके, 5-6 ओके मिनट और मैम। लगेंगे। अच्छा, उसके बाद स्लो रिएक्शन की भी समझ आ गई और फास्ट की भी समझ आ गई। अब Yes, ma'am. स्लो रिएक्शन वो है जो अपनी कंप्लीशन में ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, यस मैम। और Yes, यस ma'am. मैम। इंटरमीडिएट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि जो ना तो बहुत फास्टली टेक प्लेस कर रहा है और ना ही बहुत स्लोली। यानी ना वो फास्ट की कैटेगरी में आ सकता है ना वो स्लो की कैटेगरी में आ सकता है। फास्ट से जो है वो ज्यादा टाइम लेता है और स्लो से काम लेता है। मैम इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल्स ये कुछ आपके पास जो रिएक्शंस जो कॉमनली आप लैब के अंदर करते हैं, जैसे ये आप टाइट्रेशंस करते हैं। टाइट्रेशंस के अंदर जितने रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो सारे आपके पास जो हैं वो इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं। Yes, Okay, ma'am. ma'am. ठीक यस है। मैम। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास, जी बोलें। मैम इंटरमीडिएट वो है ना जो फास्ट से कम होगा और स्लो से थोड़ा फास्ट होगा। हाँ जी, इन दोनों के दरमियान में होगा। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब इन रिएक्शंस को आपने मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैसे आपके पास वेलोसिटी होती है ना d/t और स्पीड होती है s/t। ठीक है, तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। समझ आई इक्वेशन की? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये कंसंट्रेशन आपने देखनी है कि ये कंसंट्रेशन एक्चुअली आपके पास क्या चीज है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, Rate of forward or reverse reaction. ठीक है, तो अब होता क्या है आपके पास कि ये आपके पास रिएक्शन है। रिएक्शन देखें आपके पास क्या होता है कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है,
और जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जब प्रोडक्ट में जा रहा है, यस ठीक यस है। मैम। और वो Yes, कैसा ma'am. चेंज है, डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर, ऐसे ही है। जी मैम। यस मैम। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो डिक्रीज होती है लेकिन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही होती है, ऐसे ही है। यस मैम। एक की क्वांटिटी डिक्रीज Yes, कर रही है, ma'am. दूसरे की इंक्रीज कर रही है। तो अब ये जो आपके पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है ना, ये आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना आपके पास कि चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करती हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर? आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पॉइंट से भी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट की Yes, भी, ma'am. क्योंकि दोनों की रिएक्शन हो रहा है तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, Okay, ma'am. यस मैम। ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने का एक और मैथमेटिकल मेथड Yes. ये है, रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब जिन Ma'am. बच्चों ने मैथ पढ़ा है उनको पता है डी बाई डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। चेंज इन, अच्छा इसमें x एक बात आपने याद रखनी है, x है कंसंट्रेशन, तो ये है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जहां पे भी d बाई डी टी आ जाएगा ये होता है डेरिवेशन, और डेरिवेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाई डी टी आपके पास एक पूरी टर्म। यहाँ पे मैंने d बाई डी टी को अलग कर दिया कलर से और कंसंट्रेशन को अलग कर दिया। क्लियर? ये आपने Yes, ma'am. एक्स जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिहाज से लिखा हाँ है। जी, x आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर हम रिएक्टेंट को एक्स लिखें और प्रोडक्ट को वाई लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने जो है ना अपनी इक्वेशन में बता देना है कि आप x से क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से क्या। ये मोस्ट जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके आप मैम। चाहें तो dy बाई डी टी लिख दें, बता दें कि y का मतलब कंसंट्रेशन है। हाँ जी बोलें। मैम आपने वो जो था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रही है। वो भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही बताऊंगी। ये देखें, रेट ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आप बता रहे हैं तो क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस लगाएंगे साथ। मैम ये जो रिएक्टेंट है ये हमेशा डिक्रीज ही होगा? रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और डिक्रीज को आप dx बाई dt के साथ माइनस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। यस मैम। ठीक और है। मैम रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो फिर भी ये इक्वेशन यूज हो? यहाँ पे आपका सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आप पढ़े हैं। रिवर्सिबल के लिए आप एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो आपका 3rd चैप्टर है। यहाँ पे आप सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डील कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, उसके साथ आप प्लस लगाएंगे। प्लस असल में लिखें या ना लिखें आपको पता है मैथ में उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यस मैम। तो अगर Yes, आप ma'am. ओके रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से कंसंट्रेशन लिखें तो आप साथ में dx बाई dt के साथ माइनस लिखना है, और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से लिखें तो प्लस लिखना है। माइनस फॉर डिक्रीज, प्लस फॉर इंक्रीज। क्लियर? यस मैम। अब ये Yes, देख, ma'am. यस। ठीक है, अब ये देखें मैंने आपके लिए एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जा रहा है तो d बाई डी टी, रिएक्टेंट्स के साथ माइनस, d बाई डी टी प्रोडक्ट के साथ प्लस, और नीचे ये एक वही रिएक्शन जो पीछे आपको बताया था कि अगर आप इसको माइनस के साथ लिखें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको प्लस के साथ लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से यहाँ पे प्लस होगा और रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट से माइनस होगा। तो अब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाए तो आप उसके लिए रेट लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. मैम कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हमारे पास रिएक्टेंट कम हो रहे हो तो वो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाती है, तो नहीं उसमें नहीं, भी यही rate वो होगा? आपका जो है ना वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स आप इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके मैम।
तो वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए आपके पास मैंने अभी आपको बताया एक और चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाए तो उसका रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर? Okay. अब सेकंड Okay, स्लाइड, Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड Yes, स्लाइड में ma'am. हमने जो है वो डिस्कस किया था कि आपके पास जो केमिकल का मैम अगर मोल्स हाँ जी, हेलो हेलो, मैम मैम शायद डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो हो गया। गया होगा। डिस्कनेक्ट हो गया किसका डिस्कनेक्ट हुआ है? सामा का। अच्छा सामा। अच्छा, चलें ठीक है, ये यहाँ पे देख लें आपने केमिकल काइनेटिक्स में रेट्स देखे थे। ठीक है, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख ली। अब मैकेनिज्म दूसरी चीज है जो आपने देखनी है। ठीक है, अब मैकेनिज्म Okay. अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को, याद है Yes, ma'am. उसमें Yes, क्या ma'am. करते थे? सपोज ये आपका एक बड़ा वहां पे फेमस रिएक्शन होता था फ्रीडल क्राफ्ट Yes, अल्काइलेशन। ma'am. ठीक है, यस एक मैम। Yes, ma'am. एक तो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन दिया होता था जिसमें आप रिएक्टेंट्स को मिलाते थे और जो प्रोडक्ट्स बनते थे उनको दिखा देते थे, यानी रिएक्शन के अंदर सिर्फ आपके रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स है और कैटलिस्ट है, इन्होंने आपस में कैसे रिएक्ट किया ये आपको नहीं पता। जनरल रिएक्शन करते ये थे। जनरल रिएक्शन है। फिर आपका क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में आपको उसी का मैकेनिज्म दिया जाता था कि इन्होंने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, जिसके अंदर आपको एरर्स दिखाए जाते थे, कैटलिस्ट कैसे इन्वॉल्व हुआ, रिएक्टेंट कैसे इन्वॉल्व हुए, प्रोडक्ट कैसे इन्वॉल्व हुए, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। तो एक आपके पास तरीका होता है कि आप रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखें। दूसरा ये है कि आप एक्चुअल